हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर सिर्फ बोलने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस चैप्टर में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि रियल में काफ़ी मज़ेदार होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो बेसिक एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। वैसे तो काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में 4 मेन लाइफ प्रोसेस की स्टडी करनी है, जो कि है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम इन चारों लाइफ प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के लिए फूड से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, जो कि है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके। ये प्रोसेस मोस्टली प्लांट्स में होती है। इसके साथ साथ कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज में भी इस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस जैसे कि CO2, वाटर का यूज़ करके अपना खाना नहीं बना पाते, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड को लेता है और फिर उन्हें अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट एक्सेट्रा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होलोजोइक न्यूट्रिशन के 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है अमोएबा और दूसरा है पैरामेशियम। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अमोएबा और पैरामेशियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अमोएबा और पैरामेशियम दोनों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद दूसरा मोड है न्यूट्रिशन का, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और फिर उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे फंगाई जैसे कि ब्रेड माउल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स एक्सेट्रा। और बात करें तीसरे टाइप के न्यूट्रिशन की, तो वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट कहलाता है वो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें होस्ट कहा जाता है, उनसे लेता है और होस्ट को नुकसान पहुंचता है। आप सिंपली इसे ऐसे समझो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं तो उनके बालों में जुएं पड़ जाते हैं। तो ये जो जुएं होते हैं वो पैरासाइट ही होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी से अपना खाना बना रहे होते हैं। इनके कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कसकटा या अमरवेल, जो कि ग्रीन प्लांट्स पर ग्रो करती है। दूसरा टैप वॉर्म, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और तीसरा लीच, जिसे गोच कहा जाता है, वो अगर चिपक जाती है तो बुलेट को सक करती है। तो देखो अभी तक हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर के जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको बस जितना इस वीडियो में बता दिया गया है, बस आपको उतने पर ही अच्छे से ध्यान देना है और आपका काम हो जाएगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में मेनली सभी ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं और सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। तो अब आप कहोगे कि भैया ये फोटोसिंथेसिस क्या है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कैसे? चलो समझाता हूँ। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है, जो कि है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, H2O आपको पता ही है और ऑक्सीजन भी आपको पता है। और ये सारी प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन होती है इस पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। आया समझ में? तो आपको इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये रिएक्शन डायरेक्टली ही पूछ ली जाती है और कई बार इनडायरेक्टली भी पूछ ली जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखना।
तो अब ये तो बात हुई प्रोसेस की। नेक्स्ट हमें देखना है कि इस रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो ये लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और लास्ट स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें ये इवेंट्स देखने को मिलते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, मतलब कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स की लीव्स में होती है, और अगर आपसे ऑर्गेनेल्स पूछी जाए तो कहना कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। और लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर इन्हीं सेल ऑर्गेनिल्स में प्रेजेंट होती है। इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 कैसे पहुंचती है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। उन्हीं के थ्रू CO2 एंटर करती है प्लांट्स लीव्स में। और लास्ट में बचा वाटर। तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू कुछ मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन्स के साथ प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचता है। अब यहाँ पर जो ये मिनरल्स जो कि वाटर के साथ जा रहे हैं, उसमें से जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। इसके साथ प्लांट्स में जो फूड बनता है यानी कि ग्लूकोज, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि एनिमल्स में ये फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। लास्ट पॉइंट जो आपको इस प्रोसेस में याद रखना है कि जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं वो दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बल्कि वो इस प्रोसेस को रात में करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर ऐसे में प्लांट्स दिन में अगर अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वो वाटर इवापोरेट हो सकता है। इसलिए ये प्लांट्स दिन में अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और रात में अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 मेन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि है अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन को। तो अमीबा होलोजोइक मोड शो करता है न्यूट्रिशन का, और इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब आप इन डायग्राम्स को देखो तो ये है अमीबा के अंदर का न्यूट्रिशन। तो अमीबा के अंदर टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है उसकी सेल सरफेस पर, जिन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है, जो कि फूड को अंदर लेती हैं और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। जब फूड अमीबा के अंदर आ जाता है सूडोपोडिया की हेल्प से, तो फिर फूड वैक्यूल्स फॉर्म होता है अमीबा के अंदर, और एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से साइटोप्लाज्म के अंदर, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सेल सरफेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो ये भी एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करता है, और इसके सेल्स का फिक्स शेप होता है स्लीपर के जैसा, यानी कि चप्पल के जैसा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसके अंदर फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पर ले जाया जाता है वैक्यूल में सीलिया की हेल्प से, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यही मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिससे प्रोबेबली हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो कि है इंजेशन, जिसका मतलब होता है फूड को अंदर लेना। दूसरा है डाइजेशन, मतलब कि फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में ट्रांसफर करना। चौथा है एसिमिलेशन, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना और उसे यूज़ करना। और लास्ट है एजेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो शुरुआत करते हैं इंजेशन से। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में टीथ फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, इसे मैस्टिकेशन कहते हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम स्टार्च को मेल्टोस में तोड़ना स्टार्ट करता है। अब जो चबाया हुआ फूड होता है उसे बोलस कहा जाता है, और ये बोलस ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक पहुंचता है। और बात करें ईसोफेगस की, तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसमें फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे स्लाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है, ईसोफेगस में फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फ्लो करता है। तो फूड जब ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक पहुंचता है, तब जो स्टोमक होता है, जो कि एक जे शेप्ड का ऑर्गन होता है,
उसकी इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करता है और ये फूड को एसिडिक मीडियम देता है। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, ये जो है प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ये स्टोमच में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। तीसरा होता है म्यूकस, ये जो एंजाइम है वो स्टोमक की लाइनिंग को एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि म्यूकस जो है वो स्टोमक की इनर लाइनिंग को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक में खाना कंटिन्यूसली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से अंदर ही अंदर घूमता रहता है। इससे जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होके एक सेमी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस बनाता है जिसे हम काइम कहते हैं। यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टॉप हो जाता है और प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद ये सेमी लिक्विड फूड या काइम 2 से 3 घंटे तक स्टोमक में रहता है और 2-3 घंटे बाद जब ये काइम प्रॉपरली मिक्स हो जाता है तब इसे स्टोमक के लोअर ओपनिंग जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुँचता है वहाँ पर भी वो सेमी लिक्विड फूड जिसे काइम कहा जाता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन से इंपॉर्टेंट जूस सीक्रेट होते हैं, जिसमें पहला है बाइल जूस जो कि लीवर से सीक्रेट होता है। तो बाइल जूस लीवर के अंदर बनता है जो कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये गैल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल का मेन फंक्शन होता है फैट को इमल्सिफाई करना, यानी कि फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना ताकि एंजाइम्स उन्हें इजीली डाइजेस्ट कर सके, और जो एसिडिक फूड स्टोमक में आया है उसे एल्कलाइन करना। इसके बाद दूसरा जूस है पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज जो स्टार्च को मेल्टोस में तोड़ता है, दूसरा ट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, तीसरा लिपेज ये जो है वो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। चौथा और फाइनल जूस है इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन की बॉल से सीक्रेट होता है। ये जूस डाइजेशन को कम्प्लीटली फिनिश करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक होते हैं। तो कौन सा फूड मटेरियल किस चीज़ में ब्रेक होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। तो अब ये एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में जो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम बिलाई कहते हैं, और बिलाई जो है वो सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। बिलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल सब ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाते हैं और पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन इसके अलावा फूड का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसे वेस्ट कहते हैं, और वो वेस्ट फर्दर डाइजेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पर उससे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसे एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी डाइजेशन की सारी प्रोसेस। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है रेस्पिरेशन। तो मोस्टली लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन बेसिकली होती है फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी को रिलीज करने की प्रोसेस एटीपी के फॉर्म में, जबकि ब्रीथिंग सिंपली होती है सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रीथिंग होती है वो फिजिकल प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग में एयर को अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है, और रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। इनके बीच तीसरा डिफरेंस है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। वहीं पर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। इसके साथ बात करें ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस लंग्स में होती है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल्स में होती है। तो ये थे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कुछ बेसिक डिफरेंस जो कि हमने देखे। तो ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब दोस्तों ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिन्हें एक एक करके हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस में फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके साथ इस प्रोसेस में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में,
और इस प्रोसेस में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और इस रिएक्शन में एंड में प्रोडक्ट बनता है H2O और CO2। वहीं पर अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस टाइप की रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती है और इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसके साथ इस रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी निकलती है और इन रिएक्शंस में CO2, इथाइल एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है एज अ एंड प्रोडक्ट। आप इस ग्राफ से इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप इस ग्राफ को देखो, इसमें 3 मेन कंडीशन शो की गई हैं, जो कि है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इन तीनों कंडीशंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की कमी में या फिर ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले जो फूड या ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसमें ब्रेक हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो पायरोवेट होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक हो जाती है और साथ में काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है। और ऐसे ही जब किसी सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये पायरोवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। इस टाइप का रेस्पिरेशन मोस्टली हमें हमारे मसल सेल्स में देखने को मिलता है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें दर्द होने लगता है। ये दर्द हमें मसल्स में लैक्टिक एसिड के फॉर्म होने की वजह से होता है। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में ऑक्सीजन की कमी से फॉर्म होता है, क्योंकि जब हमारे मसल्स जो हैं वो काफ़ी इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बात करें ऑक्सीजन की अब्सेंस की, जो कि ईस्ट में होती है, तो ऐसे में पायरोवेट जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में लिटिल अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। तो आपको मेन चीज़ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की कमी में मसल सेल्स में, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में ईस्ट के अंदर ब्रेक होता है। वहीं पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी रिलीज होती है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हमें देखना है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ह्यूमंस के अंदर, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हो, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले जो एयर या ऑक्सीजन होती है वो नॉस्ट्रिल से एंटर करती है और फिर ये एयर नेजल पासेस में जाती है, जिसमें हेयर्स होते हैं और म्यूकस भरा होता है, जो कि एयर में से डस्ट को अलग करता है और उसे फिल्टर करता है। नेजल पासेस के आगे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि कॉमन पासेस होता है फूड और एयर के लिए। मतलब इस पासेस से फूड और एयर दोनों पास होती हैं। फेरिंग्स के आगे लेरिंग्स होती है, जो कि होता है वॉइस बॉक्स, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो एयर को ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में पास करता है। इस विंड पाइप के आसपास रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। ये जो आप देख रहे हो ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका मेन फंक्शन होता है विंड पाइप्स या एयर पासेस को कोलैप्स होने से बचाना। अब ये जो ट्रैकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है ब्रोंकाई। तो ये 2 ब्रोंकाई होती हैं जो कि ट्रैकिया को हर एक लंग से कनेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, तो ये हर एक ब्रोंकी होती है वो लंग्स के अंदर काफ़ी सारे और भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकी होल्स कहा जाता है। और हर एक ब्रोंकी होल्स जो है वो छोटे छोटे एयर पासेस टाइप के होते हैं, जो कि डायरेक्ट एल्वुलाई से कनेक्टेड होते हैं। और बात करें एल्वुलाई की, तो ये पतले पतले बैलून जैसे सैक होते हैं, जो कि ब्रोंकी होल्स की टिप पर लोकेटेड होते हैं और ये आसपास से पतली पतली ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होते हैं। अब इन एल्वुलाइज के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इनसे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर आ जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एल्वुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। और जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं वो फर्दर बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ जाती है वो इसी रास्ते के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे एक डोम शेप मसल होता है, जिसे डियाफ्राम कहा जाता है। ये जो डियाफ्राम होता है वो चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। जब हमारी बॉडी में एयर आती है, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। और जब इनहेलेशन होता है तो एयर लंग्स में भर जाती है और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। और ये जो डियाफ्राम होता है वो एयर ज़्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड मूव कर जाता है और फ्लैट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं पर जब CO2 लंग से बाहर जाती है, यानी कि एक्सेलेशन होता है,
तो एयर बाहर निकल जाती है, जिससे चेस्ट कैविटी स्मॉलर हो जाती है और डियाफ्राम जो है वो ऊपर की साइड मूव करता है और डोम शेप्ड हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन में लास्ट में एक और टर्म को समझना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमारे लंग्स में जितनी ऑक्सीजन परमानेंटली रहती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि एयर आखिर हमारे लंग्स में रहती क्यों है। तो ये एयर जो है वो सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और CO2 के रिलीज होने के लिए। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आज तक कोई भी इंसान खुद से अपनी सांस रोककर खुद को ख़त्म नहीं कर पाया है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम में इतनी एयर तो हमेशा भरी रहती है। आगे हमें देखना है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन को। तो प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो आप देखिए डे टाइम में प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और साथ में प्लांट्स के अंदर गैसेस का भी एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो दिन के टाइम प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। वहीं पर अगर हम बात करें नाइट टाइम की, तो रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है और रात में प्लांट से CO2 बाहर निकलती है। यही मेन रीज़न होता है कि हमारे घर वाले हमें रात के टाइम पेड़ों के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि रात में पेड़ों से CO2 रिलीज होती है। इसके साथ रेस्पिरेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और इनमें ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो कम होता है। वहीं पर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, और वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को अलग करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए इनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, जो कि गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। नेक्स्ट हमें समझना है तीसरी लाइफ प्रोसेस को, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो फूड, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, इसे यूज़ करने के लिए सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में। यहाँ पर हमें ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। तो हम पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के मेनली दो सिस्टम होते हैं। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मेन होता है। और बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं ब्लड को। तो ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये सेल्स के लिए और पूरे ऑर्गन्स के लिए एसेंशियल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें एक एक करके हमें समझना है। तो ब्लड का पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। तो ये स्ट्रॉ कलर यानी कि पेल येलो कलर टाइप का फ्लूइड होता है, जिसमें 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन्स, फूड, CO2 और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। प्लाज्मा के बाद अगला कंपोनेंट है RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये बाइकॉन्केव साइज के सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर एक आयरन रिच पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद ब्लड का नेक्स्ट कंपोनेंट है WBCs। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब ऐसे सेल जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो ये सेल्स ब्लड में एंटीबॉडीज बनाते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और चौथा और ब्लड का लास्ट कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। तो ये जो है वो ब्लड में क्लॉट फॉर्म करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कभी हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। ब्लड के बाद हमें देखना है ब्लड वेसल्स को। तो ये ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है। हमारी बॉडी में मेनली 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि है आर्टरीज, बीन्स और कैपिलरीज। तो पहले है आर्टरीज। तो ये जो है वो रेड कलर की होती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। इनकी थिक बॉल होती है और इनके अंदर प्रेशर हाई होता है, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली इनमें हार्ट से आ रहा होता है। वहीं पर जो बीन्स होती है वो ब्लू कलर की होती हैं और ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये बाकी बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। इनकी बॉल्स पतली होती हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर लो होता है। इसके साथ इनमें बल्ब्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, जो कि आर्टरीज में अब्सेंट होती हैं। और बात करें तीसरे ब्लड वेसल की, तो वो है कैपिलरीज। तो ये जो है वो आर्टरीज को वीन से कनेक्ट करती हैं
और इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों बहता है। इसके साथ इनकी जो बॉल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं। तो ये थी हमारी तीनों ब्लड वेसल्स। तो अभी हमने देखा कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और बीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पर भी इनमें एक्सेप्शन होता है जो कि है पल्मोनरी बीन और पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वहीं पर पल्मोनरी बीन इकलौती ऐसी बीन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये पल्मोनरी बीन और पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझने के बाद फाइनली हमें देखना है हार्ट को। तो हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि हार्ट बस ब्लड को बाकी अदर बॉडी पार्ट्स तक पंप करता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में। तो हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो आप देखिए कि ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से राइट साइड में ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो हमें ये तो पता है कि जो हार्ट होता है वो सिर्फ ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड लंग्स के थ्रू आता है। तो लंग्स से सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी वीन के थ्रू सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी बीन एक्सेप्शन होती है, ये अकेली ऐसी बीन होती है ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो सबसे पहले ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जो ब्लड होता है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, जहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के सभी पार्ट्स को मेन आर्टरी जिसे अरोटा कहा जाता है उसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। फिर जब बॉडी पार्ट्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी मेन बीन जिसे वेना कावा कहा जाता है उसके थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, जो कि एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। पर लंग्स जो है वो फिर से इस ब्लड को फिल्टर कर देते हैं और फिर ये फिल्टरेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो आई होप आपको ये हार्ट की वर्किंग कम टाइम में अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये हार्ट वाला पोर्शन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, इसकी जगह पर पूरा सिस्टम डायरेक्टली क्यों नहीं होता कि हार्ट डायरेक्ट ब्लड को पंप कर दे पूरी बॉडी में, ऐसे ही बिना किसी ब्लड को सेपरेट करे। तो इसका आंसर है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। इसलिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने से सेपरेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के सभी सेल्स प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाते हैं। हार्ट की फंक्शनिंग को समझने के बाद हमें एक टर्म को समझना है जो कि है डबल सर्कुलेशन। तो आप देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो 2 बार ट्रांसपोर्ट होता है, जैसा कि अभी हमने देखा है थोड़े टाइम पहले। तो ब्लड के हार्ट में 2 बार आने की प्रोसेस को ही डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब हमें समझना है दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है और इसमें ब्लड की तरह ही कंपोनेंट होता है लिम्फ, जो कि जब फॉर्म होता है जब ब्लड में से ही कुछ कंपोनेंट लीक होते हैं कैपिलरीज की बॉल से। इनके अंदर आरबीसीज नहीं होते हैं, इसलिए ये कलरलेस होता है, लेकिन बाकी ब्लड सेल्स जैसे कि प्लाज्मा और प्रोटीन इनके अंदर होता है। हालांकि इनके अंदर ब्लड के कंपैरिजन में लेस प्रोटीन होता है। ये जो लिम्फ होती है ये पार्ट होती है लिम्फेटिक सिस्टम का और ये फ्लो होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि जॉइन होकर लार्जर लिम्फ वेसल्स फॉर्म करते हैं। और ये जो वेसल्स होती हैं वो फाइनली जो लार्ज वीन्स होती हैं उनमें मर्ज हो जाती हैं। जिस तरह से ब्लड के अपने कुछ फंक्शंस होते हैं उसी तरह से लिम्फ के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये लिम्फ जो है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करती है इंटेस्टाइन से। इसके साथ लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को डिफेंड करते हैं इन्फेक्शन से। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन को समझने के बाद अब फाइनली हम समझते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को। तो जिस तरह से ह्यूमंस या एनिमल्स के सभी ज़रूरत की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी ज़रूरत की सभी चीज़ें जैसे कि वाटर, मिनरल्स और फूड उसी के अंदर मूव करते हैं। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मेनली 2 टिश्यूज़ के कारण होता है,
जो कि है जाइलम और फाइलम। तो अब हमें एक एक करके इन दोनों टिश्यूज़ के फंक्शंस को देखना है। तो पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट्स के अंदर जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स में सॉइल से रूट्स के थ्रू आते हैं। जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि जाइलम से वाटर और मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। और ये वाटर और मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में इसलिए मूव होते हैं क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं ऊपर की तरफ, इसलिए इन्हें एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। इसके साथ जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में फिजिकल फोर्सेस जैसे कि ट्रांसपिरेशन, पुल वगैरह इन्वॉल्व होती है। वहीं पर बात करें फाइलम की, तो फाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। और ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि फूड जो है वो प्लांट्स के अंदर ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि फूड प्लांट्स में लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है, जिसे उसे प्लांट्स के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पार्ट्स में पहुंचाना पड़ता है। इसके साथ साथ फाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो कि जाइलम के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये था प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट और चौथी लाइफ प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इजेशन को ही एक्सक्रीशन समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। इजेशन की प्रोसेस में डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, जो कि न्यूट्रिशन के अंदर आती है, जबकि एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिसमें मेनली यूरिया और यूरिक एसिड होता है, उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरिन की फॉर्म में। और बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स यानी कि 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये 4 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन पार्ट्स होते हैं। तो अब हमें एक एक करके इन चारों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले है किडनी। तो किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में। रेट्रोपेरिटोनियल रीजन ये वाला रीजन होता है। तो किडनीज का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, वो किडनीज के थ्रू ही फिल्टर होता है। किडनीज के बाद है यूरेटर्स। तो ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इनका काम किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करना होता है, मतलब कि किडनीज में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है, यूरेटर्स उसे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देते हैं। और बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो ये एक ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन टेम्पररी स्टोर होती है, जब तक कि हमारे ब्रेन से सिग्नल नहीं आ जाता उसे बाहर निकालने का। और आखिर में बचा यूरेथ्रा। तो ये जो है वो यूरिन को बाहर निकालता है। जब ब्रेन को सिग्नल आ जाता है तो यूरिन को बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा करता है। तो अभी हमने देखा है जो किडनीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब फाइनली अब हमें ये देखना है कि किडनीज के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है जो ये ब्लड्स को फिल्टर करती है। तो आप देखिए कि जो किडनीज होती हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं एक किडनी की। और हर एक किडनी में अप्रोक्स 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब कि अप्रोक्स 12 लाख नेफ्रॉन्स। और जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है एक सिंगल नेफ्रॉन। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनीज में आता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी में आता है, तब जो रीनल आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी सारे पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और हर एक जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं वो हर एक नेफ्रॉन्स में ओपन होती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं वो हर एक नेफ्रॉन के अंदर ब्लड वेसल्स के क्लस्टर या झिल्ली टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और ये सब होता है नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, जहाँ पर ब्लड वेसल्स के क्लस्टर फॉर्म होते हैं। मतलब कि जहाँ पर ब्लड आता है, तो आप देखिए कि जब ब्लड यहाँ पर यानी कि ग्लोमेरुलस में आ जाता है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और एक्सेसिव सॉल्ट्स वगैरह ब्लड से फिल्टर कर लिए जाते हैं। और फिर ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो आगे वोमन कैप्सूल में जाता है। ये जो वोमेंस कैप्सूल होता है वो एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करती है और फिल्ट्रेट को कलेक्ट करती है। तो ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड से जो फिल्टर हुआ है उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जब ये फिल्ट्रेट आगे जाता है इन ट्यूब्स में, तो इनमें से मेजरली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और मोस्टली वाटर, जो एब्जॉर्ब हुआ था उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैपिलरीज के द्वारा, जो कि नेफ्रॉन्स को सराउंड करती हैं। तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें सिलेक्टिव चीज़ें ही रीएब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह। कुछ चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर। जो रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो सब कुछ किडनी से बाहर निकल जाता है
यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आ जाता है, जहाँ से उसे यूरेथ्रा के थ्रू ब्रेन का सिग्नल मिलने पर बाहर निकाल दिया जाता है। आप इस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक बार शॉर्ट में और समझिए। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी से पतली पतली कैपिलरीज के फॉर्म में ब्लड आता है। ये कैपिलरीज नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस में जाकर ब्लड वेसल्स के क्लस्टर में फॉर्म हो जाते हैं और इन ब्लड वेसल्स के क्लस्टर से नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब यही फिल्ट्रेट नेफ्रॉन्स में आगे जाता है तो मोस्टली चीज़ें जो ग्लोमेरुलस ने एब्जॉर्ब की थी वो री एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ बच जाती है, यानी कि री एब्जॉर्ब नहीं होती। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और फिर जिन चीज़ों का री एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा या सुना होगा कि कुछ लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके ब्लड आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर किया जाता है। इसमें डायलिसिस की प्रोसेस से नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स को ब्लड से रिमूव किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है। तो अब हमें बिल्कुल आखिरी में समझना है प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन को। तो प्लांट्स के अंदर मेनली 3 टाइप्स के वेस्ट फॉर्म होते हैं, गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। जो गैसियस वेस्ट होता है उसे प्लांट्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं। लिक्विड वेस्ट को ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से प्लांट बाहर निकाल देते हैं, जिसमें मेनली वाटर ही होता है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे कि ओल्ड लीव्स, बार्क्स वगैरह, प्लांट्स उन्हें उनकी बॉडी से सेपरेट करके बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू इतने बड़े चैप्टर को काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।